हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि झारखंड जुडिशरी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। साथियों, उसी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट नंबर 3 लेकर के आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो भी लेक्चर्स मैं लेकर के आ रहा हूँ आपको हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के अंतर्गत सभी के सभी लेक्चर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम आज इस पार्ट की बात करते हैं तो साथियों, ये जो पार्ट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर हम इसके बारे में आपसे बताना चाहें कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर हम एक मोटा मोटा रिकैप आपके सामने रखना चाहेंगे तो साथियों मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, अभी तक हम लोगों ने कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर 8 को अच्छे से पढ़ने का काम किया है, सेक्शन नंबर 9 को अच्छे से पढ़ने का काम किया है। साथ ही साथ अगर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिसी क्या होता है। ये सभी के सभी ऐसे ऐसे टर्म्स हैं, इन टर्म्स को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी टर्म्स से हमारा पूरा का पूरा कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिराइव होता है। एक एक टर्म्स को जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये सभी के सभी जो बेसिक टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, ये सभी के सभी टर्म्स मैंने लेक्चर नंबर अपने फर्स्ट और लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को बताने का काम किया है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि वाइड क्या होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। साथ ही साथ जो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बारे में भी मैंने बताने का काम किया है। अब हम आगे चलेंगे और यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जब हम सेक्शन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, सेक्शन नंबर 10 को कहीं ना कहीं पढ़ते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि सेक्शन नंबर 10 के पूरे एसेंशियल को हम लोगों ने ऑब्जर्व करने का कोशिश किया था, लेकिन हमारे पास पूरा कंटेंट न होने की वजह से मैं सेक्शन नंबर 10 को वहां पे नहीं आप लोगों के सामने डिटेल में बताया था। आज जो मैं सेक्शन नंबर 10 आप लोगों के लिए लेकर के आया रहा हूं और इस पूरे के पूरे सेक्शन नंबर 10 को ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम सेक्शन नंबर 10 को पढ़ेंगे, 11, 12, 13, ये जो पूरा का पूरा बंच आपको देखने के लिए मिलता है सेक्शन नंबर 10 से लेकर के सेक्शन नंबर 22 तक, ये पूरा का पूरा आज हम यहाँ पे बंच ही खत्म करने वाले हैं। आपको मेरे पीछे मेरे बैकग्राउंड में एक कार्टून दिख रहा होगा। इस कार्टून में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि 2 कार्टून्स हैं, दोनों अपने में क्या कर रहे हैं, हैंड शेकिंग करने का काम कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है साथियों कि जब जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो 2 पार्टी का होना मस्ट होता है। और यही ये 2 पार्टीज यहाँ पे चीजें शो कर रही हैं कि हम 2 पार्टीज हैं और दोनों पार्टीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने जा रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे और सेक्शन नंबर 10 को हम यहाँ पे धूमधाम से पढ़ने वाले हैं। सेक्शन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें हमको देखने के लिए मिलता है कि संविदा करने की क्षमता के बारे में बात करता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कॉम्पिटेंट है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सबसे तो पहले हमें यही जानना सबसे मस्ट होता है कि कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आप कहेंगे कि कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है क्या जो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है? तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल ऐसा होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। अब आइए हम सेक्शन नंबर 10 के एक एक वन लाइनर्स को आपके सामने रखेंगे और एक एक वन लाइनर्स के सामने रखते रखते मैं बताऊंगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा कैंडिडेट है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत एंटर कर सकता है और कौन ऐसा कैंडिडेट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। जैसे कि एक अनसाउंड माइंड की अगर हम बात करते हैं तो क्या एक अनसाउंड माइंड जो पर्सन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्या एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। जो एक इंसॉल्वेंट है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहीं कैपेसिटी है उसके पास? तो बिल्कुल नहीं है भाई, पहले ही से वो दिवालिया है। दिवालिया के पास क्या हैसियत है कि किसी से वो किसी चीज में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे? तो इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सिंगल वन लाइनर से। जो यहाँ पे पहला आपको स्टार दिख रहा है साथियों, ये वन लाइनर है। और जो भी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आ रहा हूं। अगर आप झारखंड जुडिशरी दे रहे हैं तो झारखंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां से होने वाला है। कह रहा है अधिनियम की धारा 10
के अनुसार समस्त करार संविदा है। ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी करार होते हैं सभी के सभी करार कहीं ना कहीं साथियों हमको संविदा के तौर पे देखने के लिए मिलता है। जो भी हम करार करते हैं वो सभी के सभी करार हमको कहीं ना कहीं क्या देखने के लिए मिलता है कि वो संविदा हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आगे कहने का काम कर रहा है जो सक्षम पक्षकार के मध्य स्वतंत्र सहमति से। अब आप कहेंगे कि सहमति तो आज तक सुना था, सहमति तो समझ में आ रहा है, ये स्वतंत्र सहमति क्या होता है, किसको हम लोग स्वतंत्र सहमति के नाम से जानते हैं? तो मैं साथियों आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जब स्वतंत्र सहमति की बात आएगी तब इसका मतलब होता है इंग्लिश में फ्री कंसेंट की बात कर रहा है। एक होता है सहमति, मैंने आपसे सहमति ले लिया कि भाई साहब मैं आपका कार ले करके जाना चाहता हूं या आप अपनी कार हमको बेचना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ मैं स्वतंत्र सहमति दे रहा हूं कि भैया तुम मेरे से कार लेकर जाओ। और एक सर के पास बंदूक रख के कार बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो, सहमति तो दे रहा है लेकिन किसके बल पे दे रहा है? तो गन के बल पे, बंदूक के बल पे सहमति दे रहा है। तो उस सहमति की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 10 को पढ़ेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 10 कह रहा है कि जो भी पक्षकार होंगे, जो भी हमारी पार्टीज होंगी, पार्टी ए होगा, पार्टी बी होगा। जैसे कि मैंने कार्टून में आप सभी लोगों को दिखाया था कि दो कार्टून्स यहाँ पे बनाए गए हैं और दोनों कार्टून्स यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहे हैं? दोनों कार्टून्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे ये ए पार्टी हो गया, ये बी पार्टी हो गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो रिलेशनशिप स्टेब्लिश्ड हो रहा है इन दोनों कार्टून्स के बीच, वो किस टाइप का रिलेशनशिप स्टेब्लिश्ड हो रहा है? तो यहाँ पे फ्री कंसेंट का कैसा हो रहा है? कंसेंट की नहीं, फ्री कंसेंट की हम बात कर रहे हैं और वही फ्री कंसेंट आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है कि मध्य स्वतंत्र सहमति से विधि सम्मत प्रतिफल, किसकी बात कर रहा है? कह रहा है कि विधि सम्मत लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए तथा विधि सम्मत उद्देश्य हेतु किए गए हो। हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैसा होना चाहिए साथियों? तो जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो एक कॉम्पिटेंट पार्टी के बीच में सबसे पहले होना चाहिए। कीवर्ड्स को आप पकड़िए, अभी मैं कीवर्ड्स को यहां पे हाईलाइट करते हुए चल रहा हूं दूसरे कलर से। जैसे कि मैं ये कलर ले लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। कह रहा है कि सबसे तो पहले हम सेक्शन नंबर 10 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 10 यहां पे कह दिया जो भी करार होते हैं संविदा होते हैं। यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो भी हमारे करार होते हैं सेक्शन 10 के अंतर्गत वो कहीं ना कहीं हमको संविदा के तौर पे देखने के लिए मिलता है। कह रहा है जो सक्षम पक्षकारों के मध्य कैसा पक्षकार होना चाहिए? तो कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहां पे केस लॉ आपको याद आना चाहिए, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का एक मामला आया था जो कि इनकॉम्पिटेंट था और उसने क्या किया था? उसने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया था। तो यहां पे जो भी हमारे पक्षकार होने चाहिए साथियों, कैसे पक्षकार होने चाहिए? तो हमारे सक्षम पक्षकार होने चाहिए, हमारे यहां पे कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए। कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे नहीं होगा। साथ ही साथ कह रहा है स्वतंत्र सहमति भी होनी चाहिए। ये सभी के सभी आपके कीवर्ड्स हैं। सेक्शन नंबर जब 10 को आप पढ़ेंगे, सहमति जब आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 13 पढ़ेंगे तो वहां पे आपको साथियों कंसेंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहां पे कंसेंट से उठ करके बात करने के लिए कह रहा है, यहां पे ये कह रहा है कि आपकी सहमति तो होनी ही चाहिए। बंदूक के बल की सहमति की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम स्वतंत्र सहमति की बात कर रहे हैं। सेक्शन 10 के अंतर्गत जब जब आप जाएंगे तब तब वो बताना चाहेगा, तब तब कहना चाहेगा कि भाई साहब स्वतंत्र सहमति है कि नहीं है। आप कहेंगे कि हाँ भैया स्वतंत्र सहमति है, तभी हम इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहे हैं? एंटर कर रहे हैं। साथ ही साथ लॉफुल उसका कंसिडरेशन भी होना चाहिए और उस जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी बैंक में डकैती डालने के लिए हम लोग मिल रहे हैं और मिल करके क्या कर रहे हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहे हैं कि भाई चला जाएगा शाम को और वो जो फलाना बैंक है उस फलाने बैंक में हम लोग चल के क्या किया जाएगा? वहां पे डाका डाला जाएगा। इसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहे हैं। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। यहां पे साफ साफ लिखा है कि प्रतिफल विधि सम्मत प्रतिफल होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन भी कैसा होना चाहिए? तो जो भी हमारा कंसिडरेशन होना चाहिए दोस्तों वो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए तथा विधि सम्मत उद्देश्य हेतु किए गए हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करते हैं, जो भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करते हैं तो वो किस तरह से होना चाहिए? वो विधि सम्मत उद्देश्य हेतु किए गए हो तथा
जिन्हें स्पष्ट शून्य घोषित न किया गया हो, या जिसे किसी भी प्रकार से, जब आप विधि सम्मत करेंगे, आप कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं, आप लॉफुल एक्टिविटी के अंतर्गत कर रहे हैं, तो वो कैसे वॉइड होगा? वो वॉइड नहीं होगा। और वही बात कर रहा है, शून्य घोषित न किया गया हो तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 10 के अंतर्गत हम करते हैं। ये चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को धूमधाम से समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी ना समझ में आ रहा होगा तो हमारा कमेंट सेक्शन साथियों ओपन होता है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज डालिएगा, फिर मैं उसको समझाने का नेक्स्ट वीडियोस अगर लेकर के आऊंगा तो उसमें मैं आपको समझाने का प्रयास बिल्कुल करूंगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपको सेक्शन नंबर 10 से रिलेटेड यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वन लाइनर को बात करते हैं। ये क्या कहना चाहता है? कह रहा है धारा 10 से यह स्पष्ट है कि करार के संविदा होने के लिए एक शर्त यह भी है कि पक्षकार सक्षम होने चाहिए। मैं आप लोगों से बार बार ये बातें कह रहा हूं कि जो भी हमारे पार्टीज होने चाहिए वो पार्टी कैसी होनी चाहिए साथियों? जो भी हमारी पार्टी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 10 वो कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, वो सक्षम पक्षकार होने चाहिए, वो इनकॉम्पिटेंट पार्टीज नहीं होने चाहिए, वो अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए। यही बात हमारा सेक्शन नंबर 10 कहना चाहता है और यही बात बताना भी चाहता है। जब जब हम सेक्शन नंबर 11 को पढ़ेंगे तो वहां पे कहता है कि सेक्शन नंबर 11 में जो भी व्यक्ति होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? वो सभी के सभी व्यक्ति स्वस्थ चित्त व्यक्ति होंगे। कैसे व्यक्ति होंगे? स्वस्थ चित्त व्यक्ति होंगे, तभी वो किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एंटर कर सकते हैं, अन्यथा वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे वन लाइनर में क्या कर रहा है? हाँ, आगे वन लाइनर आपको सेक्शन नंबर 11 से ही मिल रहा है। सेक्शन नंबर 10 को आप लोगों ने फॉलो कर लिया, सेक्शन नंबर 10 के आपने कीवर्ड्स को धूमधाम से पढ़ लिया। अब सेक्शन नंबर 11 की बारी है। अब सेक्शन नंबर 11 आपसे क्या कहना चाहता है? ये भी कुछ ना कुछ कहना चाहता है, इसके भी मन में कुछ ना कुछ भड़ास है, ये भी निकालना चाहता है। ये आप लोगों से बताना चाहता है कि धारा 11 के अनुसार प्रत्येक वयस्क, किसकी बात कर रहा है? वयस्क की बात कर रहा है, मींस की मेजर पर्सन की बात कर रहा है। पार्टी क्या होनी चाहिए? जो भी पार्टी होनी चाहिए वो मेजर होना चाहिए, माइनर की बात यहां पे नहीं कर रहा है। जब जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करेंगे, जब जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करेंगे, तब हम पार्टी कैसा होना चाहिए? हमारा जो पार्टी होना चाहिए वो वयस्क होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? वो स्वस्थ चित्त व्यक्ति होना चाहिए, वो साउंड माइंड व्यक्ति होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, तथा स्वस्थ चित्त व्यक्ति जो संविदा करने से अयोग्य न ठहराया गया हो। मान लीजिए कि मैं मेजर हूं, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, मैं किसी भी प्रकार से अनफिट नहीं हूं कि मेरे साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं और आप मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं आपको पूरा का पूरा आपके झारखंड जुडिशरी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप उसके बदले में हमको क्या देंगे? आप उसके बदले में हमें कंसिडरेशन देंगे। हमारे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और वो एग्रीमेंट कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लिया। अब ये जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये हम लोग कैसे हैं? आप भी मेजर हैं क्योंकि आप भी ग्रेजुएट कर चुके हैं और मैं भी कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन कर ही चुका हूं, तो दोनों लोग मेजर हैं। दोनों लोग मिल करके क्या कर सकते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं? अभी मैं तो ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर आप मेरे सामने होंगे, आप मेरे क्लास में अगर एंटर कर रहे हैं, तो क्या मैं एक अनसाउंड माइंड को मैं क्लास में बैठा करके पढ़ाता? कहता नहीं भैया, आप क्या हैं? आप अनसाउंड माइंड है। मैं जो चीजें बताना चाहूंगा आप उसके उल्टा चीजों को समझेंगे, तो आप नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको अयोग्य ठहराया गया है। चीजों को आप समझने का प्रयास करिए। लेकिन जब जब हम सेक्शन नंबर 11 की बात करेंगे तो सेक्शन नंबर 11 कहता है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति, हर व्यक्ति जो होना चाहिए वयस्क, पहली तो कंडीशन यहां पर दे दिया है कि जो भी व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 10, वो प्रत्येक व्यक्ति क्या होना चाहिए? वयस्क होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? स्वस्थ चित्त व्यक्ति होना चाहिए और किसी भी तरह से वो व्यक्ति को अयोग्य न ठहराया गया हो। वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वो व्यक्ति संविदा सक्षमता रखता है, वही व्यक्ति संविदा को करने के लिए सक्षम व्यक्ति, उसी को कॉम्पिटेंट पर्सन के रूप में जाना जाता है और वही कॉम्पिटेंट पर्सन होता है जो जाकर के क्या करता है? एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। सेक्शन नंबर 11 की हम बात करते हैं आगे। फिर यहां पे
सेक्शन नंबर 11 इस वन लाइनर के माध्यम से बताना चाहता है, कर धारा 11 से यह तात्पर्य है कि निम्नलिखित व्यक्ति संविदा करने में सक्षम नहीं है। अब कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि संविदा कर ही नहीं सकते हैं? आपसे इसी प्रकार के ऑप्शंस आपके एग्जामिनेशन में पूछेंगे। जब जब आपके एग्जामिनेशन में, आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में निगेटिव टर्मिनोलॉजीज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब यही ऑप्शंस आपके सामने प्रोवाइड किए जाएंगे अगर क्वेश्चन सेक्शन नंबर 11 से आता है। इसमें 3 लोगों को रखा जाता है। एक अवयस्क, अवयस्क का मतलब होता है एक माइनर व्यक्ति संविदा नहीं कर सकता है। चित्त विकृत व्यक्ति, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण पागल व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। विधि निर्योग्य व्यक्ति, अगर किसी भी तरह से आई ऑफ लॉ के द्वारा अगर उस व्यक्ति को निर्योग्य ठहरा दिया गया, इनकॉम्पिटेंट बना दिया गया है, वो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एंटर नहीं कर सकता है। तो यहां पे इन तीनों की बात का जिक्र किया गया और ये तीनों के तीनों आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। तो एज यूजुअल आप इन तीनों वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। अगर सेक्शन नंबर 11 से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन आपका गलत यहां से नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आपने अच्छे से सेक्शन नंबर 11 पे अपना समय दिया है तो सेक्शन नंबर 11 आपके परीक्षा में आपकी लाज जरूर बचाएगा, आपका रिस्पेक्ट जरूर करेगा अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो। आगे देखिए, करा अवयस्क का करार एवं उसकी प्रकृति। अगर अवयस्क के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट कर लिया जाता है, कोई भी करार कर लिया जाता है, तो उसका नेचर क्या होगा, वो किस प्रकृति का होगा, हमें यह भी जानने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि मैं एक माइनर व्यक्ति हूं और मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी करार मीन्स की कोई भी एग्रीमेंट किया गया है और जब उसका एग्रीमेंट मेरे द्वारा कर लिया गया, मैं हूं माइनर, अवयस्क हूं, तो उसका नेचर क्या होगा, अब उसमें क्या निकलने वाला है। जैसे मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का एक मामला आया था, उसका क्या नेचर था। सेम एज यूजुअल अब देखिए क्या क्या कंडीशंस बता रहा है कि अगर एक अवयस्क, एक माइनर व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, कह रहा है अवयस्क द्वारा संविदा करने के संबंध में अधिनियम में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं दिया है, यह बताया ही नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को आप पढ़ डालिए, कहीं पे भी आपको अवयस्क के बारे में आपको नहीं मिलेगा कि अवयस्क किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। जो माइनर होता है वो कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, हम माइनर की बात कर रहे हैं, दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे। साथ ही साथ यहां पे कह रहा है नेक्स्ट वन लाइनर में कि धारा 10 के अनुसार वे सभी करार जो संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार की स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और विधिपूर्ण उद्देश्य से किए जाते हैं और जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए गए हैं, संविदा है। अब देखिए ये क्या कहना चाहता है, ये भाई साहब कहना चाहते हैं कि जब जब हम धारा 10 की बात करते हैं तो धारा 10 के अनुसार सभी करार, धारा 10 के अनुसार पूरा का पूरा हमको गाइडलाइंस दे रखा है, उन सभी गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे और कह रहा है कि जो भी करार हम करेंगे, जो भी संविदा हम करेंगे, वो कौन करेगा, करने के लिए सक्षम पक्षकार की आवश्यकता होगी। और कैसे सक्षम पक्षकार होंगे, तो वो सक्षम पक्षकार होंगे जिनके पास क्या होगा, फ्री कंसेंट होगा, स्वतंत्र सहमति होगी, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, धारा 10 के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। साथ ही साथ मैंने शुरुआत में ही आप लोगों से बताया था कि उसमें विधिपूर्ण प्रतिफल भी होना चाहिए और उसका विधिपूर्ण उद्देश्य भी होना चाहिए, तभी जाकर के सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। साथ ही साथ कह रहा है और जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए गए हैं उसी को हम संविदा कहेंगे। किसी भी प्रकार से माइनर के बारे में कुछ हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताया ही नहीं गया है। जो लाइन आप लोगों ने यहां पे ऊपर पढ़ा था, यहां पे ये वाला आप लोगों ने पढ़ा था, एज यूजुअल नीचे वाला भी लाइन वैसा ही आपके सामने यहां पे आ गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कौन कर सकता है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, तो हमारा कॉम्पिटेंट पर्सन कर सकता है, फ्री कंसेंट होना चाहिए, साथ ही साथ लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए और कोई ना कोई हमारा विधिक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चलेंगे और चचा का घर लूटेंगे, ऐसा ऑब्जेक्ट हमारा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये बातें आप सभी लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड आगे के और भी हम कंटेंट्स को यहां पर देखने वाले हैं। ये कंटेंट आप लोगों से क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है
फिर नेक्स्ट वन लाइनर की हम बात करते हैं और ये वन लाइनर आप लोगों से क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा और इसको हम जूम कर लेते हैं जिससे कि पूरा का पूरा कंटेंट आप सभी लोगों के सामने देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये कहना चाहता है, कह रहा है कि धारा 11, यहाँ पे नेक्स्ट वन लाइनर को देखिए और नेक्स्ट वन लाइनर आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि धारा 11 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अधीन है, वयस्कता की आयु का है और मीन्स की स्वस्थ चित्त का है और जिस विधि के वह अधीन है उसके द्वारा संविदा करने के अयोग्य नहीं किया गया है, संविदा करने के लिए सक्षम है। अब आप ये कहेंगे कि इसका लैंग्वेज क्या है, ये हमसे क्या कहना चाहता है उलुल जुलुल लैंग्वेजेस में। तो फिर देखिए धारा 11 आप लोगों से क्या कहना चाहता है। धारा 11 के अनुसार अगर हम देखेंगे तो कहना चाहता है जो भी व्यक्ति होगा, प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार, किसके विधि के अनुसार, जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अधीन है। मान लीजिए कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा गवर्न हो रहे हैं, तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही द्वारा वयस्कता की आयु का, अब हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसको वयस्कता का आयु मानता है, कौन किसको मानता है कि कौन व्यक्ति मेजर है, किसको मानता है कि कौन व्यक्ति माइनर है। हम देखेंगे तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी देखेंगे तो वहां पे भी हमको देखने के लिए मिलेगा, और भी अदर लॉ हमारे लिए बनाए गए हैं। आपको वोट देने का राइट जो देखने के लिए मिलता है 18 वर्ष के ऊपर माना जाता है कि आदमी क्या है, 18 वर्ष के अगर आप हो गए तो आप कहीं ना कहीं आप मेजर हो गए, आप वयस्क हो गए। लेकिन 18 वर्ष से आप नीचे हैं तो आप माइनर की श्रेणी में रखे जाते हैं। यह बात तो आप सभी लोगों को पता हो जाना चाहिए कि किसको हम मेजर कहते हैं और किसको हम माइनर कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे यह भी कह रहा था कि स्वस्थ चित्त का होना भी आवश्यक है। पता चले कि आप मेजर तो हो गए हैं लेकिन आप स्वस्थ चित्त है ही नहीं है, आप 18 साल से ऊपर के हो गए, आप 25 साल के हो गए लेकिन आप अनसाउंड माइंड के हैं, आप पागल व्यक्ति हैं, तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आप भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। कह रहा है स्वस्थ चित्त का है और जिस विधि के अधीन वह है उसके द्वारा संविदा करने के लिए अयोग्य नहीं किया गया है। अगर मान लीजिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है कि नहीं 17 साल का भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। अगर विधि के द्वारा अयोग्य नहीं किया गया है, धूमधाम से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करिए, लेकिन अगर संविदा करने के लिए आप सक्षम है और आपका लॉ कह रहा है कि आप मेजर होने चाहिए, फ्री कंसेंट होने चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होने चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, तो जो आपका लॉ कह रहा है, जो गणित वो लगा करके दे रहा है, उसी गणित को हमें भी लगाना है, उसी थ्योरम को हमें भी फॉलो करते हुए चलना है। हमें अपना अलग से नॉलेज वहां पे शो करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कब? जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करते हैं और उसी एक्ट को फॉलो करके ही हमारा यहाँ पे सेक्शन नंबर 11 ये बात कह रहा है। आगे देखिए सेक्शन नंबर 11 आप लोगों से क्या कहना चाहता है। आगे सेक्शन नंबर 11 आप लोगों से यह कहना चाहता है कि धारा 11 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। फिर यहां पे आपसे बता रहा है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। अवयस्क की हम बात करते हैं, माइनर, मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूं कि माइनर कभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं। जब जब माइनर की बात आएगी तब तब मैं मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस यहां पे आपके सामने रखने का काम करूंगा। इतनी बार आपको बताऊंगा कि न चाहते हुए भी आप उस केस को क्या करेंगे, आप जाएंगे और पढ़ने का काम करेंगे। विकृत चित्त व्यक्ति, अगर हम पागल व्यक्ति की बात करते हैं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाले व्यक्ति की बात करते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जिसको विधि द्वारा क्या किया जाता है, किसी तरह से दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, कह दिया जाता है कि भैया तुम अक्षम हो गए हो, वो भी व्यक्ति क्या करेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 11 के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेगा। यही बात यहां पर देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। अक्षम घोषित कर दिया गया होगा तो वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करेगा और वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। कह रहा है, अब देखिए आप लोगों का जो दिक्कत था वो अब सामने आ रहा है। कह रहा है अवयस्क का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है। आप सभी लोगों को पता है साथियों
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा है। जो एडल्ट है, एडल्ट कब माना जाता है, तो यहाँ पे आगे आप आएंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है, कहा जा रहा है, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है, कहा जा रहा है, कह रहा है अंग्रेजी विधि के अनुसार कोई व्यक्ति उस समय वयस्क की आयु प्राप्त करता है जबकि वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है। अगर आपने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है भाई साहब, तो आप क्या हो गए हैं, आप वयस्क हो गए हैं, आप मेजर हो गए हैं। और इसी मेजॉरिटी की एज की बात की जा रही है। अगर आप इस प्रकार से 18 वर्ष पार कर लिए हैं तो आप मेजर हैं। साथ ही साथ आप साउंड माइंड भी होने चाहिए। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। कंसेंट कैसा होना चाहिए, कंसेंट सेक्शन नंबर 13 में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और सेक्शन नंबर 14 में फ्री कंसेंट के बारे में डिफाइन किया गया होना चाहिए। जब जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, तो आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सेक्शन नंबर 14 के अकॉर्डेंस में ही होना चाहिए, फ्री कंसेंट ही होना चाहिए। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। और आप क्या होने चाहिए, आप मेजर होने चाहिए। और मेजर आप कब होंगे, जब आप 18 साल की आयु पूरी कर लेंगे। किसके विधि, अंग्रेजी विधि के अनुसार आप 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे तो आपको माना जाएगा कि भाई साहब आप मेजर हो गए हैं और अब आप धूमधाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में साधारणतः 18 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति अवयस्क होता है। यही आपको सुनने के लिए मिलता है कि अभी तुम 17 साल के हो, तुम 17.5 साल के हो, तुम्हारा ड्राइवरी लाइसेंस हम लोग नहीं बनाएंगे। कब बनाएंगे, जब तुम 18 साल के, जब तुम मेजर हो जाओगे तभी तुम्हारे गाड़ी चलाने के लिए तुम्हारे लिए ड्राइवरी लाइसेंस यानी कि डीएल बनवाया जाएगा। अभी तुम मेजर नहीं हो, अभी तुम कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं हो, अभी तुम इनकॉम्पिटेंट पर्सन हो। और असक्षम व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना होता है। यही बात कर रहा है और यही बात बताना चाहता है, कर रहा है। परंतु अवयस्क अथवा उसके संपत्ति के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किए जाने की स्थिति में 21 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति भी अवयस्क होता है। अब आप कहेंगे कि ये नया गणित क्या ला दिया, तो ये गणित आपके लिए ही है और ये गणित आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल केसेस की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की अगर हम बात करते हैं, तो साथियों नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप सभी लोगों को पता है कि एक व्यक्ति तभी मेजर माना जाएगा, तभी वो कॉम्पिटेंट व्यक्ति होगा जब वो 18 साल का उम्र पूरा कर लेता है। लेकिन अगर हम दूसरे तरफ देखते हैं कि अगर न्यायालय के द्वारा किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी गार्जियन अपॉइंट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, कोई भी गार्जियन अपॉइंट कर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, तब वो व्यक्ति 18 साल का भी होकर के क्या नहीं कर सकता है, 18 साल का भी होकर के वो मेजॉरिटी की एज में नहीं आ पाता है। कब, जब कोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी गार्जियन नियुक्त कर दिया जाता है, तब वो मेजर कब होगा। भाई उसके भी मन में कयास उठेगा कि भाई मैं 18 साल का हो गया हूं, लेकिन कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया है, मेरे ऊपर एक गार्जियन नियुक्त कर दिया गया है, तो अब मैं मेजर कब हूंगा, तो अब मैं मेजर हूंगा 21 साल की जब उम्र को मैं पार कर लूंगा, तब मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन में तब जाकर के मैं मेजर यहां पे होऊंगा। कर 21 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति भी अवयस्क होते हैं। कब, जब संरक्षक नियुक्त कर देता है। और संरक्षक नियुक्त कौन करता है, तो साथियों संरक्षक नियुक्त करने का काम हमारा कोर्ट करता है, हमारा न्यायालय करता है कि आपकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे, इसीलिए यहां पे किया जाता है और कोई भी कारण यहां पे नहीं होता है। तो इन सभी बातों को आपको समझ करके रखना पड़ेगा। दो प्रकार के एजेस की हम बात करते हैं, एक मेजॉरिटी का जो एज होता है साथियों आपका, जो जनरली होता है, जिसको नॉर्मली कहिए, जनरली कहिए, व्हाटएवर जो भी आपको कहना है, वो 18 साल होता है। और जब जब कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है कि अब आपके लिए गार्जियन नियुक्त कर दिया गया है, कोई संरक्षक नियुक्त कर दिया गया है, तब आप मेजर कब होंगे, तब आप मेजर होंगे 21 साल की एज में जाकर के मेजर होंगे। ये सिंपल बातें आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही हैं। जो भी क्वेश्चंस यहां पे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वो सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर आपका यहां से मिलने वाला है। अब आप देखिए यहां पे, अब दोनों धाराओं को हमको देखने के लिए मिल रहा है। धारा 10 भी देखने के लिए मिल रहा है, साथ ही साथ धारा 11 भी देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक हम लोगों ने अलग अलग करके पढ़ने का काम किया है, अब देखिए एक साथ दोनों को पढ़ने का हम काम करेंगे। कह रहा है कि दोनों ही यह नहीं बताती हैं कि अवयस्कता द्वारा किया गया करार शून्य है। ये न सेक्शन नंबर 10 बताता है, न सेक्शन नंबर 11 बताता है। बड़ा गोलमाल है भाई, बड़ा गोलमाल है, ये गोलमाल कर रहा है।
ना सेक्शन नंबर 10 में ही हमको कहीं देखने के लिए मिल रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई इनकम्पिटेंट व्यक्ति है, कोई माइनर व्यक्ति है, अगर उसने किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो भाई साहब एंटर कर लिए हैं, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही शून्य होगा? ना सेक्शन नंबर 10 बताने का काम कर रहा है, ना सेक्शन नंबर 11 हमको बताने का काम कर रहा है, बस गोल गोल घुमाए जा रहा है, कह रहा है शून्य होगा अथवा शून्य करणीय है। इसके बारे में मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का वाद महत्वपूर्ण वाद यहां पे होने वाला है। ये सेक्शन नंबर 10 हमको बता रहा है कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई अवयस्क व्यक्ति है और अवयस्क व्यक्ति के द्वारा क्या कर लिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया गया है। ना सेक्शन नंबर 11 हमको बता रहा है भाई अगर मान लीजिए कि अवयस्क व्यक्ति किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे इनवैलिड हो जाना चाहिए या फिर शून्य हो जाना चाहिए। और शून्य कैसे होना चाहिए? तो वाइड एब इनिशियो, वो कॉन्ट्रैक्ट जो होना चाहिए वो शुरुआत से ही शून्य हो जाना चाहिए। लेकिन हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना महान है कि ना सेक्शन नंबर 10 में बताया है, ना सेक्शन नंबर 11 में बताया है कि ना वाइड होगा, ना शून्य होगा, ना शून्य करणीय होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा। जब जब इस प्रकार का मामला आता है तो हम लोग किसके पास भाग करके आते हैं? तो हम लोग भाग करके आते हैं मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का एक मामला आता है और इसी मामले को हम लोग देखते हैं कि इस मामले में क्या किया गया है। अब आइए देखिए मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का मामला, और यह मामला अपने आप में बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है। और यह जजमेंट हमारे भारत का नहीं है, इसको प्रीवी काउंसिल ने दिया था। यह मत समझिएगा कि यह एपेक्स कोर्ट मींस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया जजमेंट है, नहीं, ये जो जजमेंट प्रोवाइड किया गया है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का, यह प्रीवी काउंसिल के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। मींस की यह जजमेंट जो आया है लंदन से आया है, कह रहा है कि मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के वाद में प्रीवी काउंसिल के न्यायाधीश लॉर्ड नॉर्थ कभी कभी आपसे यह भी पूछ देता है कि जो मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का मामला था यह कहां का मामला है? तो यह प्रीवी काउंसिल का मामला है। कहां का मामला है साथियों? तो यह प्रीवी काउंसिल का मामला है। और इसके अंतर्गत जज कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ साहब इसके अंतर्गत जज हुआ करते थे। ने निर्णय दिया कि अवयस्क संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। इन्होंने ही बताया था, प्रीवी काउंसिल ने ही बताया था, लॉर्ड नॉर्थ ने ही बताया था कि जो हमारा माइनर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है, वो कॉम्पिटेंट व्यक्ति नहीं है, वो सेक्शन नंबर 10 के अंतर्गत फॉल नहीं कर रहा है, साथ ही साथ कह रहा है, और इसलिए अवयस्क द्वारा किया गया करार शून्य है। यह बात हमको कौन बताता है? ना सेक्शन नंबर 10 बताता है, वो भी कहता है गोल गोल घूमो, ना सेक्शन नंबर 11 बताता है, वो भी कहता है गोल गोल घूमो। लेकिन बताने का काम कौन करता है? तो बताने का काम कहता है हमारा मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का मामला है, और यही कहता है कि ये क्या होगा? ये शून्य होगा। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्रकार के कंटेंट आपको यहां पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, और भी आप अगर देखना चाहेंगे तो बिल्कुल देखिए, लेकिन हमारे भी कंटेंट्स को आप देखिए और फिर उसके बाद से बताइएगा कैसा रहा हमारा कंटेंट। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अवयस्क द्वारा अनुसमर्थन। अब अवयस्क के द्वारा किस प्रकार का अनुसमर्थन किया जा सकता है? कह रहा है अवयस्क के साथ की गई संविदा प्रारंभ से ही शून्य होती है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि जब जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम फॉलो करेंगे, सेक्शन नंबर 10 को फॉलो करेंगे, सेक्शन नंबर 11 को फॉलो करेंगे, साथ ही साथ मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के मामले को अगर हम फॉलो करेंगे, तो हमें यहां से यह कंक्लूजन निकलता है कि अगर अवयस्क के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाता है, तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वो वाइड एब इनिशियो होगा, वो शुरुआत से ही शून्य माना जाएगा। साथ ही साथ कर रहा है इस कारण अवयस्कता में की गई संविदा का अनुसमर्थन वयस्क होने पर नहीं किया जा सकता है। नजीर अहमद बनाम जीवन दास का यहाँ पे एक मामला आपको अलग से देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम लैंडमार्क जजमेंट की बात करेंगे तो वही मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का मामला था, जो कि प्रीवी काउंसिल्स के द्वारा आपका निर्णय यहाँ पे सुनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट वन लाइनर आपसे कह रहा है कि जो प्रतिफल अवयस्कता की दशा में की गई संविदा के लिए दिया गया है, वह वयस्क होने पर की गई संविदा का प्रतिफल नहीं हो सकता है। ये सूरज नारायण का एक जजमेंट आया था, और उसी सूरज नारायण के जजमेंट में इस टाइप की बातें आपको देखने के लिए मिलता है।
साथ ही साथ अब आपसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है नेक्स्ट वन लाइनर में, जो जरूरत की चीजें हैं, जहां टाइम देने लायक कंटेंट है, वहां पे मैं धूमधाम से डेफिनेटली आप सभी लोगों को टाइम दूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अनजस्टिस हो जाए। अगर आप लोग चैनल पे टाइम दे रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो मैं जहां पे बताने लायक रहेगा, जो चीज जो कंटेंट आपको डिलीवर कायदे से करने लायक रहेगा, वो मैं डेफिनेटली करता हुआ चलूंगा। कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को अवयस्कता की स्थिति में दिए गए प्रतिफल के अतिरिक्त उसके वयस्क होने पर कुछ अन्य धन भी उसे दिया जाता है और वह वयस्क होने पर इस प्रकार दिए गए संपूर्ण धन की अदायगी की प्रतिज्ञा करता है, तो यह प्रतिज्ञा प्रवर्तन होगा क्या? अगर इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रवर्तन करने के लिए कर रहा है, कोई भी प्रतिज्ञा कर रहा है, अब देखिए इसमें क्या आपसे कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति कब अवयस्कता की स्थिति में, अब वो अवयस्क कब होगा? तो भाई जब 18 साल से नीचे का हो तो वो व्यक्ति क्या होगा? 18 साल से जब नीचे का वो व्यक्ति है तो वो क्या है? वो व्यक्ति अवयस्क व्यक्ति के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है। और जो अवयस्क व्यक्ति होता है उसी की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को अवयस्कता की स्थिति में दिए गए प्रतिफल के अतिरिक्त उसके वयस्क होने पर कुछ अन्य धन भी उसे दिया जाता है। मान लीजिए कि वो अवयस्क है और उसकी अवयस्कता की स्थिति में कहा जा रहा है भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लो, 1 लाख की जगह मैं तुमको 1.25 लाख दे रहा हूं, मैं तुमको 1.5 लाख रुपया दे रहा हूं। तो क्या किया जा रहा है? जितना धन देना चाहिए उससे मैं बढ़ा करके उसको दे रहा हूं। वह वयस्क होने पर इस प्रकार दिए गए संपूर्ण धन की अदायगी की प्रतिज्ञा है, तो क्या यह प्रतिज्ञा प्रवर्तन होगा क्या? अगर मान लीजिए कि अगर वो मेजर हो जाता है या फिर जब उससे धन मांगा जाएगा तो क्या वो भी धन देगा जो उसको बढ़ा करके दिया गया था? ये मामला हमको देखने के लिए मिलता है। कुंदन बीबी बनाम श्री नारायण का एक मामला आया था। जाहिर सी बात है इंडिया जैसे देश में इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट अक्सर हमको देखने के लिए मिलते हैं कि बहला फुसला करके लोग क्या कर लेते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आदमी होता है 17 साल का, 17.5 साल का, लेकिन देखने में वो लगता है कि वो 20 साल का हो गया है या 22 साल का हो गया है। कुछ बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, कुछ बनावट शरीर की ऐसी हो जाती है कि लगता है कि व्यक्ति मेजर हो गया है। और वहां पे वो क्या करता है? वहां पे वो धोखा देने का काम करता है। इस प्रकार की चीजें भी हमको देखने के लिए कंटिन्यूअसली मिलती हैं। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है? कह रहा है नेक्स्ट वन लाइनर में कि यदि कोई व्यक्ति अवयस्कता में लिए गए ऋण का भुगतान वयस्क होने के बाद करता है, अगर अवयस्क था और अवयस्कता के दरमियान उसने किसी भी प्रकार का ऋण लिया है, अगर उसका भुगतान करना चाहता है, कब भुगतान करना चाहता है? जब वो मेजर हो जाता है, जब वो वयस्क होने के बाद करता है तो वह उसे वापस नहीं ले सकता है। इसका कारण यह है कि अवयस्क के साथ की गई संविदा शून्य थी। भाई आप अगर मेजर हैं, अगर आप माइनर हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि क्या यहां पे कहा जा रहा है। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अवयस्कता में किसी भी प्रकार का ऋण ले लेता है तो अगर वयस्क हो जाता है तो क्या वो व्यक्ति उसको बाद में भुगतान करता है तो उसे वापस नहीं ले सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप मान लीजिए कि जब माइनर थे तो आपने किसी अंकल से आपने उधार लिया था, ठीक? पता चला कि कुछ दिन बाद आप मेजर हो गए। अब मेजर होने के बाद आप पैसा लगे अंकल मांगने कि अब तो तुम मेजर भी हो गए, अब तो तुम 18 साल के भी हो गए, हमारा पैसा दे दो। साफ कह सकता है कि हम पैसा नहीं देंगे। तो वो कहेंगे कि क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं दोगे? पैसा तो तुमने उधार पे लिया था हमसे। तो आप कह सकते हैं कि मैं आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ था। अगर जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट हमारा शून्य संविदा होता है। और ये बात हम नहीं, ये बात हमारा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का मामला चिल्ला करके कहता है। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा कहा गया है, प्रिवी काउंसिल के द्वारा कहा गया है कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? शून्य होता है। और वही शून्यता की बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही हैं। तो इस प्रकार के कंटेंट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए साथियों मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं स्टॉपेल की, बात करते हैं विबंधन की, बात करते हैं। अब ये स्टॉपेल आप लोगों से क्या कहना चाहता है, इसके अंतर्गत हमको क्या देखने के लिए मिलता है? ये कह रहा है विबंधन की बात कर रहा है, कर है विबंधन। स्टॉपेल का सिद्धांत और अवयस्कता दोनों के कॉन्सेप्ट को हमें यहां देखने के लिए मिल रहा है। हमें स्टॉपेल का भी कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल रहा है
स्टॉपेल की बात करते हैं तो साथियों स्टॉपेल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमें इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। सेक्शन नंबर जब हम 115 से लेकर के 117 का बंच पढ़ेंगे, कहां से लेकर के, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन नंबर 115 से लेकर के सेक्शन नंबर 117 के बीच के कंटेंट को हम पढ़ेंगे तो वहां पे हमको रूल ऑफ स्टॉपेल देखने के लिए मिलेगा। उसी स्टॉपेल की बात कर रहा है, उसी विबंधन के सिद्धांत की बात कर रहा है और साथ ही साथ अवयस्कता की बात कर रहा है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है साथियों, ये मेजर पे ही और माइनर पे ही डिपेंड है, साउंडनेस ऑफ माइंड पे और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पे ही डिपेंड है। अगर हम इन सभी चीजों के पचड़े को अच्छे से समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो कमांड है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे सबसे बेहतर कमांड आप ही का होने वाला है। अगर आपके परीक्षा में यहां से क्वेश्चन भी आएगा तो आप लॉजिक लगा करके भी आप वहां से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए विबंधन के सिद्धांत के बारे में और अवयस्कता का सिद्धांत यहां पे आपसे क्या कहना चाहता है। जब जब हम विबंधन की बात करते हैं साथियों, विबंधन का सिद्धांत कहता है विबंधन का जो भी सिद्धांत होता है, जो भी रूल ऑफ स्टॉपेल होता है, विबंधन का सिद्धांत अवयस्कता की दशा में लागू नहीं होती है। यहां पे फिर देखिए, और इसी प्रकार से आपसे रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर निगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन बनेगा तो इसी प्रकार से नॉट लगा करके निगेटिव टर्म को यूज करके क्वेश्चंस को बनाया जाता है। और यहां पे साफ साफ आपको देखने के लिए मिल रहा है, कहा जा रहा है कि जो विबंधन का सिद्धांत होता है, जो रूल ऑफ स्टॉपेल होता है, वो अवयस्क की दशा में लागू नहीं होता है, नहीं होता है। साथ ही साथ आगे देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रकार किसी अवयस्क को विबंधन स्टॉपेल के सिद्धांत के आधार पर अवयस्कता में की गई संविदा के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता है। यहां पे ये चीज भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर मान लें कि आप बहुत समझदार, अगर आप इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति, वो क्या कहते हैं, माइनर व्यक्ति हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी से उधार ले सकते हैं और आप अगर वो कोर्ट में भी जाता है तो आप इन सभी ग्राउंड्स का क्या करेंगे, एट दैट टाइम आप इस्तेमाल करेंगे। यहां पे रूल ऑफ स्टॉपेल भी नहीं लगता है। रूल ऑफ स्टॉपेल कहता है कि भैया ये जो रूल ऑफ स्टॉपेल लगता है ये मेजर की स्थिति में लगता है, अवयस्क के ऊपर रूल ऑफ स्टॉपेल नहीं काम करता है। अगर मेजर रहता तब जाकर के रूल ऑफ स्टॉपेल लगने का काम करता, लेकिन यहां पे जो स्थिति हमारे सामने है ये माइनर की स्थिति है और माइनर पे किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होता है। तो यहां से ये सारी की सारी बातें आपके सामने निकल करके आ रही हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कंटेंट आप लोगों के लिए है। अब देखिए आगे के कंटेंट में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लें। हाँ, अब यहां पर देखिए आगे के कंटेंट में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है। ये जो भी चीजें आपके सामने यहाँ पे आ रही हैं साथियों, ये सभी के सभी एक एक वन लाइनर है, क्योंकि सभी के सामने क्या लगा है, सभी के सामने यहाँ पे स्टार लगा है। अब ये वन लाइनर को आप देखिए और ये वन लाइनर आपसे क्या कहना चाहता है, एक मिनट। हाँ, अब ये वन लाइनर आपसे क्या कहना चाहता है, ये वन लाइनर कहाँ गया, ये वन लाइनर आपसे कहना चाहता है, कह रहा है कि अवयस्क द्वारा संविदा के अंतर्गत प्राप्त लाभ की वापसी अर्थात प्रत्यास्थापना, रेस्टिट्यूशन का सिद्धांत। अब मान लीजिए कि अवयस्क व्यक्ति है, अवयस्क व्यक्ति क्या कर लिया है, संविदा करके, और संविदा करके किसी भी प्रकार का उसने क्या कर लिया है, लाभ को गेन कर लिया है, तो क्या उसका रेस्टिट्यूशन कराया जा सकता है। मान लीजिए कि मैं अवयस्क व्यक्ति को संविदा, उसके साथ मैंने संविदा कर लिया, मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिया, वो गया गाड़ी घोड़ा खरीद के पूरा पैसा उड़ा दिया। अब क्या मैं उसे रिकवर कैसे कर सकता हूं, रिकवर करने का क्या तरीका बताया जा रहा है। तो देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है कि किस तरह से उससे रिकवर किया जाएगा। कह रहा है प्रस्थापना के सिद्धांत, रेस्टिट्यूशन के सिद्धांत के संबंध में भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि भिन्न है। इंडियन लॉ क्या कहता है और हमारा इंग्लिश लॉ क्या कहता है, दोनों लॉ को हमें यहाँ पे कंपैरेटिवली स्टडी करना पड़ेगा। कि अगर मान लीजिए कि अवयस्क व्यक्ति है, पता चला कि पैसा लिया, पैसा लेकर के पूरा पैसा खर्चा कर डाला, उड़ा डाला, अब हम उससे पैसा निकलवाएंगे कैसे। तो इसके लिए हमारा भारतीय विधि अलग बात करता है और हमारा अंग्रेजी विधि अलग बात करता है। और आइए इन दोनों विधि को हम यहाँ पे एक एक करके नस्ते नाबूद करते हैं कि क्या क्या कहते हैं। अंग्रेजी विधि की सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा कानून का जनक यही सब कर रहे हैं। कर रहा है अंग्रेजी विधि के अनुसार, यदि कोई अवयस्क अपनी आयु के बारे में झूठा कथन दे करके करार करता है, जैसे कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनका शरीर बहुत ही
तगड़ा हो जाता है, हट्टा खट्टा हो जाता है और वो माइनर ही रहते हैं, लेकिन देखने से ये नहीं लगता है कि वो व्यक्ति माइनर है। उनके शरीर के स्ट्रक्चर से, उनके शरीर के बनावट से लगता है कि ये व्यक्ति क्या हो गया है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मेजर हो गया है। तो ये देखिए, और वो झूठ भी बोल देते हैं कि भैया चाचा देख नहीं रहे हैं, हम मेजर हो गए हैं, हम 18 साल से ऊपर के हो गए हैं। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। झूठा कथन देकर के करार करता है और उसके अंतर्गत कोई माल या संपत्ति प्राप्त करता है तो उसे माल या संपत्ति को वापस करना होगा। यह बात हमारा इंग्लिश लॉ कहता है। इंग्लिश विधि इस प्रकार से कर रहा है कि अगर किसी भी प्रकार से आप डिसीव करके, किसी को धोखा दे करके आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस संपत्ति को क्या करना पड़ेगा। आप माइनर हैं फिर भी आपको यहां पे संपत्ति को क्या करना पड़ेगा, आपको संपत्ति वापस करनी होगी। साथ ही साथ कर रहा है यदि वह करार या यदि वह माल या संपत्ति उसके कब्जे में है और उसे पहचाना या खोजा जा सकता है तभी आप कर सकते हैं, तभी आप रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सोने का माला था, वो किसी दूसरे व्यक्ति को ले जाकर के बेच दिया है या वहां से पैसा ले लिया, तो जितना चीज उससे मिल रहा है उतना चीज उससे रिकवर किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, आगे आपका अंग्रेजी विधि इसके लिए क्या कहता है। आगे जो आपकी अंग्रेजी विधि की हम बात करते हैं तो अंग्रेजी विधि आप लोगों से कहता है कि अंग्रेजी विधि का प्रतिस्थापना का यह सिद्धांत मुद्रा मनी के संबंध में लागू नहीं होता है। मनी आप इन टर्म्स ऑफ वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहां पे मनी की बात नहीं कर रहा है। जो भी आप प्रस्थापना करेंगे, जो भी आप रेस्टिट्यूशन करेंगे, ये नहीं करेंगे कि जितना लेके गए थे उतना ही हमारा दो। हमारा अगर तुम 1 लाख रुपया लेके गए थे तो 1 ही लाख रुपया दो। यहाँ पे टर्म्स ऑफ मनी के संबंध में ये बातें लागू नहीं होती हैं। रेस्टिट्यूशन जो लागू हो रहा है वो टर्म्स ऑफ मनी के रूप में लागू नहीं होगा। मुद्रा मनी के संबंध में ऐसे मानते हैं कि मुद्रा को अवयस्क के कब्जे में खोजा या पहचाना नहीं जा सकता है। अगर हम देखेंगे तो अवयस्क के कब्जे से खोज के और पहचाना नहीं जा सकता है। किसको? मुद्रा की बात करते हैं। ये नहीं कहेंगे कि मैंने तुमको 1 लाख रुपया दिया था, तुमने कहां कहां पैसा खर्च किया। जो तुम्हारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ वही पैसा हम रिकवर करवा सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि जो तुमने खर्चा कर दिया वो भी पैसा तुम ले करके आओ, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बात इंग्लिश लॉ यहां पे कह रहा है कि और परिणाम स्वरूप मुद्रा वापस करने का आदेश अवयस्क के साथ ऋण की वापसी के करार का प्रवर्तन करना होगा। जो इनफैक्ट रिलीफ एक्ट क्या कर रहा है, जो इम्पैक्ट रिलीफ एक्ट 1874 के अनुसार शून्य है। लेस्ली बनाम सैली एक मामला भी आया था, इसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो जो भी कंटेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जिस भी प्रकार से आपको मिल रहा है, इन सभी चीजों को आप यहाँ पर देखते हुए चलिए। साथ ही साथ आप प्रस्थापना की हम बात करेंगे, रेस्टिट्यूशन की बात करेंगे कि रेस्टिट्यूशन के अंतर्गत आपसे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे रेस्टिट्यूशन के सिद्धांत को आप देखिए, कह रहा है कि प्रस्थापना रेस्टिट्यूशन की हम बात करते हैं। रेस्टिट्यूशन के सिद्धांत का उद्देश्य अवयस्क द्वारा गलत ढंग से हासिल किए गए लाभ को वापस करने का है, न कि अवयस्क के साथ की गई संविदा के प्रवर्तित करने का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ अब इंडियन लॉ को भी आप देख लीजिए कि इंडियन लॉ में क्या कहा जा रहा है। तो इंडियन लॉ के अंतर्गत कहा जा रहा है कि भारतीय विधि के अनुसार जब शून्य या शून्यकरणीय संविदा, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हमको देखने के लिए मिलता है। एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए मिलता है और दूसरा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमको देखने के लिए मिलता है। कह रहा है जब शून्य और शून्यकरणीय संविदा कोई पक्षकार न्यायालय से यह प्रार्थना करता है कि उसकी संविदा को रद्द कर दिया जाए और न्यायालय उसकी प्रार्थना पर संविदा को रद्द करता है, तो न्यायालय विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, साहब हमारा था पैसा, हम ही को चाहिए, स्पेसिफिक रिलीफ की बात कर रहा है। स्पेसिफिक होकर के बात कर रहा है, जनरली बात नहीं कर रहा है, स्पेसिफिक होकर कर रहा है। साहब मेरा था पैसा, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरा ही पैसा मुझे चाहिए। तो स्पेसिफिक होकर के कह रहा है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 33 के अंतर्गत आदेश दे सकता है कि वह दूसरे पक्षकार को जो लाभ उसने प्राप्त किए हैं वापस कर दे या न्यायोचित प्रतिकर दे। या तो जो लाभ आप लोगों ने माइनर होने के बावजूद आपने प्राप्त कर लिया है, या फिर जो भी न्यायोचित प्रतिकर हो सकता है वो प्रतिकर आपसे कोर्ट देने के लिए कहेगा। ये सभी की सभी बातें आप सभी लोगों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में 1 बार नहीं 2 बार नहीं कईयों बार आप लोगों से क्वेश्चन बने हैं।
अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है अवयस्क की दुष्टकृति की हम बात करते हैं। अवयस्क के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई टॉर्ट भी कमिट किया जा सकता है। तो जी हां साथियों, अवयस्क के द्वारा टॉर्ट भी कमिट किया जा सकता है। कह रहा है कि संबंधित दायित्व उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार से किसी वयस्क व्यक्ति का होता है, परंतु यदि दुष्कृति संविदा से उत्पन्न हुई है तो ऐसी स्थिति में संविदा भंग का दुष्कृति मानकर अवयस्क को दायी नहीं ठहराया जा सकता है। जेनिंग बनाम रंडाल का यहाँ पे आपको एक मामला भी देखने के लिए मिल रहा है। टॉट को अगर लेकर के आप यहाँ पे इसको कंपैरेटिव स्टडी करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको चीजें देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है अवयस्क भागीदार नहीं है। अब यहाँ पे अवयस्क को पार्टनर की बात कर रहा है अवयस्क भागीदार नहीं बन सकता है। जाहिर सी बात है, मैं आप सभी लोगों से चिल्ला चिल्ला करके शुरुआत से ही कह रहा हूं कि जो हमारा माइनर होगा किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एंटर नहीं कर सकता। जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एंटर नहीं कर सकता तो यह बात सही ही लिखा है ना कि अवयस्क जो होगा किसी भी प्रकार का किसी भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, वहां पे भागीदार नहीं बन सकता है। साथ ही साथ कह रहा है भागीदारी का निर्माण संविदा द्वारा होता है। जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, वो हम किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही करते हैं और अवयस्क संविदा करने में सक्षम नहीं होता है। परंतु भागीदार अधिनियम की धारा 30, जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ेंगे तो उसके धारा 30 के अंतर्गत जितने भी हमारे भागीदारी होते हैं, जैसे कि पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी, तो जितने भी हमारे भागीदारी होंगे समस्त भागीदारियों की सम्मति से अवयस्क को फर्म के लाभों में हिस्सेदारी बनाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्म के लाभों में उसको हिस्सेदार बनाया जा सकता है। फॉर्म पार्टनरशिप जो एक्ट हमारा होता है, पार्टनरशिप एक्ट के पार्टनरशिप उसको पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लाभों में उसको भागीदारी बनाया जा सकता है। तो इतना पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों ने पार्ट 3 के अंतर्गत पढ़ने का काम किया। मैं एक एक कंटेंट्स को आपके सामने खोल करके समझाने का काम किया। सेक्शन नंबर 10 को मैंने अच्छे से बताने का काम किया, सेक्शन नंबर 11 को मैंने अच्छे से बताने का काम किया। साथ ही साथ जो कंसेंट की बात आ रही थी, जो फ्री कंसेंट की बात आ रही थी, जो इनकैपेबल की बात आ रही थी, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से रिलेटेड बातें आ रही थी, रूल ऑफ स्टॉपेल से रिलेटेड बातें आ रही थी, इन सभी चीजों का हम लोगों ने यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी किया है। और मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, बीच में मैं कभी वीडियोस के बीच में मैं कभी ये नहीं कहता हूं, लेक्चर्स के बीच में कभी नहीं कहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। मैं लास्ट में आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों का भाई होने के नाते कर रहा हूं कि आप लोग अपने इस फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स जुडिशरी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिनके जिनके एग्जामिनेशन में आता है उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस तरह से मैं आपके सामने एक एक वन लाइनर्स को रख रहा हूं। फिर इसके बाद से जब मैं आपके सामने इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, जब मैं चीजों को और बताऊंगा, तो आपका जो समझने का तरीका होगा, जो आप जो पढ़ना चाहते हैं, उसका जो अदर स्टूडेंट्स जो लेवल होगा आपका हाई होगा। तो साथियों बस आज इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।